नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो है रुक्मिनी टेस्ट सीरीज। यहाँ तो रुक्मिनी का जो है वो टेस्ट सीरीज जो है जो कि प्लेटफॉर्म के जरिए आता है। यहाँ तो प्लेटफॉर्म का ये टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम आज इस वीडियो में देखने वाले, जिसमें हम 75 क्वेश्चन जो है जीके और जीएस का देखने वाले। और ये जो वीडियो रहेगा बिल्कुल फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेगा। जी हाँ, तो बिल्कुल फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ रहने वाला। और ये जो होने वाला है रुक्मिनी बुक। जी हाँ, तो रुक्मिनी बुक जो प्लेटफॉर्म का आता है जिसमें 24 सेट है वॉल्यूम 1 का। जी हाँ, तो वॉल्यूम 1 का ये जो है आपका बुक है। इससे मैं टेस्ट नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाला हूं। चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, जिन लोगों ने अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। जी हाँ, तो स्टार्ट करेंगे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को और देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहले क्वेश्चन में जो था वो बोला जा रहा था कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने, जी हाँ, तो किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया। जी हाँ, तो चांदी का सिक्का किस भारतीय शासक ने जो है जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया गया। तो इसको जो है जारी करने वाला शेर शाह सूरी था। कौन था? शेर शाह सूरी था इसको जारी करने वाला। अगर शेर शाह सूरी की बात की जाए तो इसके बचपन का नाम, जी हाँ, तो इसके बचपन का नाम जो है वो क्या था? फरीद खा था। क्या था? फरीद खा इसके बचपन का नाम था। जी हाँ दोस्तों, फरीद खा इसके बचपन का नाम था। और अगर बात किया जाए कि शेर शाह उत्तर में, जी हाँ, तो उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने? द्वितीय अफगान भारत सरकार की भारत की स्थापना किया था। और इसने 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ा था। किसमें? 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं के साथ कनौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, इसी ने लड़ा था। और इसने शेरशाह यानी कि सूर्यवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना करी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में दूसरा नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है यू कैन विन। जी हाँ, तो यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यू कैन विन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा जो है वो आपके यू कैन विन पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा है यूनेस्को। जी हाँ, तो यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर, ध्यान दीजिएगा, शोर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो शोर मंदिर की अगर बात की जाए तो शोर मंदिर जो है आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित, जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगर शोर मंदिर की बात की जाए तो शोर मंदिर को जो है एकात्मक मंदिर क्या कहा जाता है? एकात्मक मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकात्मक मंदिर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है शोर मंदिर में 8 रथ मंदिर है। जी हाँ, तो शोर मंदिर में 8 रथ मंदिर है। और इसे ही, जी हाँ, तो इसे ही सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। शोर मंदिर को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा चौथा प्रश्न। जी हाँ, तो चौथा प्रश्न है जो कि कहा जा रहा है, जी हाँ, तो जो कि कहा जा रहा है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां जो है प्राप्त की जाती है? तो ये जो है 3 प्रकार की निधियां, जी हाँ, तो 3 प्रकार की निधियां जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त की जाती है यानी कि प्रदान की जाती है। अगर 3 निधियों की बात की जाए तो भारत की सबसे पहली है संचित निधि। क्या है? संचित निधि। दूसरी है आपको लोक लेखा निधि। जहां तो भारत का लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि आपका दूसरा हो जाता है। और तीसरा है आकस्मिकता निधि। जी हाँ, तो आकस्मिकता निधि जो है वो तीसरा है, आकस्मिकता निधि है, जो कि आपको अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णित है। अगर बात की जाए निधि की तो संचित निधि का जो है वो 266 में वर्णन किया गया है। और आपको बात की जाए
आपको लोक लेखा निधि, तो लोक लेखा निधि जो है 266 के बी में, जी हाँ, तो 266 के बी में वर्णित किया गया है। और बात की जाए आकस्मिकता निधि की तो 267, जी हाँ, तो अनुच्छेद 267 में वर्णित किया गया। आकस्मिकता निधि जो है राष्ट्रपति के अधिकार में होता है। किसके अधिकार में होता है? राष्ट्रपति के अधिकार में होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक में गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसे जो है गणना किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। या तो रिफाइनरी उत्पाद को जो है वो गणना किया जाता है। जहाँ तो गणना किया जाता है। इसमें बोला जा रहा है 8 आधारभूत उद्योग। तो 8 आधारभूत उद्योग की बात की जाए तो पहला है आपका कोयला। क्या है? पहला कोयला है, दूसरा कच्चा तेल है, तीसरा प्राकृतिक गैस है, चौथा जो है आपका रिफाइनरी है। जी हाँ, तो चौथा रिफाइनरी उत्पाद है, पांचवा जो है उर्वरक है, छठा जो है इस्पात है, सातवां आपका क्या है? सीमेंट है, और आठवां जो है आपका क्या हो जाता है? बिजली हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं की बात की जाए तो नर्मदा जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है? नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। बाकी अगर बात की जाए नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी जो है आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहां से? एमपी के, जहां तो एमपी के अमरकंटक से निकलती है। जहां तो अमरकंटक से निकलती है और कहां? तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच नर्मदा नदी, जी हाँ, तो नर्मदा नदी जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। और अगर बात करें सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। अगर बात किया जाए तवा नदी, जहां तो तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी? तवा नदी जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है। और अगर बात की जाए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, यहाँ पे अगर जो है वो ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती, जहाँ तो ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, नई लोकसभा, जी हाँ, तो नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो लेम डक, यह तो लेम डक जो है वो प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लेम डक प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए कि लोकसभा का कोरम कितना होता है, तो लोकसभा का कोरम जो है 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। अगर लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर होता है। कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। अगर बात की जाए लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की जो बात की जाए तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के किस जिले में? तो मैसूर में। कहा? मैसूर जिले में, यानी कि मैसूर शहर में अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे राजीव गांधी, या तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहली गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल की अगर जो बात की जाए तो वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, जो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर बात किया जाए वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल तो 1972 से लेकर, जहाँ तो 1972 से लेकर के, जहाँ तो 1972 से लेकर के आपको कब तक हो जाता है? तो
सॉरी दोस्तों 1972 नहीं, यहाँ पे होगा 1772। जी हाँ, तो 1772 से लेकर के 1784-85 तक, जी हाँ, तो 84-85 तक जो है इसका कार्यकाल हो जाता है। जी हाँ, तो सबसे पहला कार्यकाल इन्हीं का होता है। और अगर बात की जाए वाइस हेस्टिंग्स की, तो इन्होंने कलकत्ता में मदरसा, क्या कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करवाई थी। जहाँ तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना इन्होंने करवाई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, कहा जा रहा है भारतीय, जहाँ तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रावधान करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रावधान जो है वो किसमें है, तो अनुच्छेद 61। या तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू किया जा सकता है। और ये जो महाभियोग जो है, तो महाभियोग जो है वो कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है, यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। अगर बात किया जाए कार्यपालिका की शक्ति, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए आपके 73 की, तो इसमें जो है कार्यपालिका, जी हाँ, तो कार्यपालिका की शक्ति, या तो कार्यपालिका की शक्ति का बयान मिलता है। अगर 78 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को सूचना, जो है तो सूचना प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री का दायित्व, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, आपको सूचना देगा। क्या करेगा, सूचना देगा। अगर बात किया जाए, तो बात किया जाए 88, अनुच्छेद 88 की, तो अनुच्छेद 88 जो है आपको मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, या तो मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं उनके अधिकार, और महान्यायवादी, या तो महान्यायवादी के अधिकार, या तो अधिकार का यहाँ पे क्या किया गया, अनुच्छेद 88 में वर्णन किया गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है की बात की जाए तो बी जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, ये आपका गलत है। क्या है, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 15 अगस्त 1900, या तो 15 अगस्त 1900 प्रभावी हुआ था। क्या बोला जा रहा है, नहीं हुआ था। तो ये प्रभावी नहीं हुआ था, बल्कि किसी अन्य, यानी कि आपको किसी अन्य दिन को ये प्रभावी हुआ था। और अगर बात की जाए सही, तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का अभिन्न अंग रहा, और आपका एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ा संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के महत्व को बढ़ाता है। ये आपका सही ऑप्शन इसके अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न में जो है बताया जा रहा है बिहार, जी हाँ, तो बिहार के गांवों तक वैज्ञानिकी खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है। तो योजना की अगर बात की जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, मेरा गांव मेरा गौरव। जी हाँ, तो मेरा गांव मेरा गौरव योजना जो है ये लागू यानी कि प्रभावी किया गया। अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो है 2015 कब हुआ था, तो 2015 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसको शुरुआत करने वाला जो है आयकर, जी हाँ, तो ICAR जो है इसको शुरुआत करने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। जी हाँ, तो कितना प्रतिशत भाग है, यानी कि यहाँ पे निकटतम पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो निकटतम पूछा जा रहा है, तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पे 2 निकटतम में पूर्ण रूप से हो जाएगा, यानी कि इसका जो पूर्ण भाग होता है 2.42% जो है वो होता है। लेकिन निकटतम में पूछा जाए तो निकटतम में जो है 2% हो जाएगा। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, तो भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है 3287, सो दोस्तों 3287,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये जो है भारत जो है 7वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। अगर बात किया जाए जनसंख्या, भारत का जनसंख्या जो है विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है, तो लगभग 17.5%। जी हाँ, तो 17.5% है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
लाइव टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो विक्रम सेठ। जी हाँ, तो विक्रम सेठ जो है वो टू लाइव पुस्तक के लेखक है। जी हाँ, तो टू लाइव पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। अगर बात करें विक्रम सेठ के और पुस्तक की बात, तो ए सुटेबल बॉय। जी हाँ, तो ए सुटेबल बॉय। जी हाँ दोस्तों, ए सुटेबल बॉय हो जाता है। और कौन सा हो जाता है? सनेट हो जाता है। एन इक्वल म्यूजिकल इत्यादि जो है वो क्या हो जाता है? आपके विक्रम सेठ की रचना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है आपका कहाँ है? लुसाका है। जी हाँ, तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका। अगर बात करें हरारे, जी हाँ, तो हरारे किसकी राजधानी है? तो हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। किसकी है? जिम्बाब्वे की राजधानी जो है वो क्या है? हरारे। अगर डकार की बात की जाए, तो डकार की जो है, जो आपको डकार राजधानी किसकी है? सेनेगल की। सेनेगल की राजधानी जो है वो क्या है? डकार है। अगर बामको की बात की जाए, बमाको, जी हाँ, तो बमाको की बात की जाए तो माली। जी हाँ, तो माली देश की राजधानी जो है वो आपको कहाँ है? बमाको है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 41 में कहाँ है? आपका 41 नंबर क्वेश्चन में है, जो कि कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है 41 क्वेश्चन में? कि एक कांच के गिलास को गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा जाता है। यदि ग्लास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन को सही सही दर्शाएगा? जी हाँ, तो सही सही कौन सा जो है वो दर्शाएगा? तो इसके अनुसार जो है बी आपका सही हो जाएगा। पहले जो है ताप क्या हो जाएगा? पहले ताप जो है धीरे धीरे नीचे आएगा, उसके बाद नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, ऊंचे भवनों, जी हाँ, तो ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, या तो लाल वर्ण के प्रकाश का क्या होता है? तो इसके ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, यानी धुएं एवं कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। जी हाँ, तो धुएं और कोहरे के द्वारा जो है लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। और अगर बात किया जाए कि बैगनी जो है, जो है तो बैगनी रंग के जो प्रकीर्णन है वो बहुत अधिक होता है। किस रंग का? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है बहुत अधिक होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, विकल्पों में से उल्लेखित तथ्यों में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका आंसर जो है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। तो ये ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होती, बल्कि सूर्य, अगर सूर्य बीच में है तो क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जो है सही प्रकार के ग्रह जो है क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये आपका गलत है, स्टेटमेंट 1। उसके बाद जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, ये भी सही है। बल जो हमें धरती से बांधे रखते हैं, ये भी आपका सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? जी हाँ, तो वोल्टता को कौन जो है वो निरूपित करता है? तो वोल्टता को निरूपित कौन करता है? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि किया गया कार्य। जी हाँ, तो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुने समय। जी हाँ, तो विद्युत धारा गुने समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुण सूत्र, जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जी हाँ, तो जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है एसेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक जो है वो कहलाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि जब प्रकाश, या तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? यानी कि अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको क्या हो जाएगा? स्वच्छ मंडल, यानी कि कॉर्निया पर। कहाँ होता है? कॉर्निया पर अधिकतम क्या होता है? आपका परिवर्तन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, वायु के, या तो वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ
4 विद्यार्थी ए बी सी डी नीचे दर्शाए हुए आरेख किए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कोई प्रकाश क्या करेगा, स्लैब में पास करेगा तो वो सीधे तो नहीं गुजरेगा, इतना ध्यान रखिएगा, और उसके बाद सीधे जाने के बाद नहीं मुड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले प्रकाश सीधा जाती है, उसके बाद थोड़ा झुक जाती है, जी हाँ, तो थोड़ा झुक जाती है, फिर बाहर निकलेगा तो थोड़ा और आगे की ओर मुड़ जाएगी, पहले पीछे की ओर झुकेगी फिर आगे की ओर मुड़ जाएगी। इसके अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है लेंस का एसआई इकाई क्या है। तो लेंस का एसआई इकाई जो है वो आपका डायोप्टर है। क्या है, लेंस का एसआई इकाई जो है वो क्या है, आपका डायोप्टर होता है, यानी कि लेंस की शक्ति P, यहाँ तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, और 1/f जो होता है आपको मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर, यानी कि आपका हो जाता है P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे f जो है वो क्या है, आपका फोकल लेंथ है, और P जो है आपका पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। आपको बात किया जाए कि अगर दूरदृष्टि दोष वाले को, जी हाँ, तो दूरदृष्टि दोष वाले को कौन सा लेंस लगेगा, तो दूरदृष्टि दोष वाले को जो है आपको कौन सा लेंस का उपयोग होगा, उत्तल या अवतल, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अगर जो है निकट दृष्टि दोष, या तो निकट दृष्टि दोष वाले के लिए जो है अवतल लेंस, या तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, या तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा उनकी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है गतिशील वस्तु गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश जो है, आपको ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपको क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। जी हाँ, तो दोनों उत्पन्न करेगा। बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। तो कौन जो है एल्केन को दर्शाता है, तो एल्केन को दर्शाने वाला जो है आपको कौन सा है, बी, यानी कि सी का बॉन्ड आपको दर्शाता है एल्केन को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हमारे पहले प्रश्न में ही था कि कनौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी को लड़ा गया। कब लड़ा गया, कनौज का युद्ध जो है 1540 शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसके बाद जो है हुमायूं हार गया था और भाग गया था, यानी कि अपने राज्य को छोड़कर भाग गया था, और उसी वक्त जो है शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना किया था। कब किया था, सूर्यवंश की स्थापना किया था। और अगर बात किया जाए हुमायूं ने 1500, जहां तो हुमायूं की अगर बात की जाए, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में, कब, 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध, जी हाँ, तो मछीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा। उसके बाद जो है आपको बात किया जाए शेर शाह की, तो शेर शाह की मृत्यु, जी हाँ, तो शेर शाह की मृत्यु जो है 1545 में हो गई थी। कब की हो गई थी, 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, यानी कि कलिंजर का किला जो है जीतने के क्रम में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात की जाए तो ये जो है आपको 14 दिसंबर को कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर 14 मई की बात की जाए तो 14 मई को जो है विश्व प्रवासी दिवस, जी हाँ, तो कौन सा, विश्व प्रवासी, जी हाँ, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए 17 दिसंबर, तो 17 दिवस को जो है विश्व रोगी सुरक्षा, क्या, विश्व, ध्यान दीजिएगा, विश्व रोगी सुरक्षा, जी हाँ, तो रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस, कौन सा दिवस, पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो अगर इसी प्रकार से बात की जाए 15 मई को, जी हाँ, तो कौन सा, 15 मई को, तो 15 मई को जो है विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर को जो है आपको क्या मनाया जाता है, विजय दिवस के मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर बात किया जाए 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व प्राकृतिक दिवस, जी हाँ, तो विश्व प्राकृतिक दिवस जो है वो मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए।
होता है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो कौन से समुद्र की भूमि सीमा नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सारगोसो सागर। जो तो सारगोसो सागर की जो है आपको भूमि सीमा नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि सारगोसो सागर की भूमि सीमा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है अगर सारगोसो सागर की बात की जाए तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से, जी हाँ, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य स्थित है, जो कि मध्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता? तो सीमांत गांधी की बात की जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, जी हाँ, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न, जी हाँ, तो भारत रत्न दिया गया था, जो कि गैर भारतीय है। क्या है? गैर भारतीय है। अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम सीमा, जी हाँ, तो उत्तर पश्चिम सीमा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और साथ ही साथ इसने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। इन्हें अगर खान अब्दुल गफ्फार खान की बात की जाए तो इन्हें खान चचा, जी हाँ, तो खान बादशाह खान, बच्चा खान और फाक ए अफगान भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है एक पत्रिका शुरू किया था जिसका नाम 10 रोजा, जी हाँ, तो क्या रखा था? 10 रोजा रखा था। क्या रखा था? 10 रोजा रखा था। अगर बात किया जाए अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन जो है 55 क्वेश्चन है, कहा जा रहा है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, जी हाँ, तो उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है पंपाज, जी हाँ, तो पंपाज के नाम से जो है वो जाना जाता है। जी हाँ, तो आपके ध्यान दीजिएगा उरुग्वे में पंपाज के नाम से जाना जाता है घास के मैदान के। अगर बात किया जाए वेल्ड, जी हाँ, तो वेल्ड की बात की जाए तो वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान, तो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। अगर सवाना, जी हाँ, तो सवाना की बात की जाए तो सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय, जी हाँ, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अफ्रीका महादेश में जाना जाता है। उसके बाद है प्रेरीज, तो प्रेरीज की बात की जाए तो ये उत्तरी यूएसए, जी हाँ, तो उत्तरी यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका में, जी हाँ, तो उत्तरी अमेरिका में जो है शीतोष्ण घास के मैदान को जो है आपको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लैटिन अमेरिका के, जी हाँ, तो लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जी हाँ, तो न्यूनतम की बात की जा रही है, तो न्यूनतम की बात की जा रही है तो सबसे कम घनत्व जो है आपके ब्राजील में, कहा? ब्राजील में है, जहां लगभग जो है आपको 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का घनत्व पाया जाता है, जो कि सबसे कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। अगर बात किया जाए कोलंबिया, जी हाँ, तो बात किया जाए कोलंबिया तो कोलंबिया का घनत्व जो है 40, जी हाँ, तो 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात किया जाए इक्वाडोर, तो इक्वाडोर का जो घनत्व है वो 71, जी हाँ, तो 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात किया जाए वेनेजुएला की तो वेनेजुएला की जो है 32 यानी कि 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? आपका घनत्व है। अगर बात किया जाए घनत्व वाला सबसे अधिक घनत्व वाला देश जो है वो कौन है? मोनाको है। कौन सा है? मोनाको है, जहां का घनत्व की बात की जाए तो जिसका घनत्व जो है 2600, जी हाँ, तो 26,153, जी हाँ, तो 26,153 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति आपका क्या है? आपका घनत्व है। अगर बात की जाए सबसे कम घनत्व, तो सबसे कम घनत्व वाले देश की बात की जाए तो वो कौन सा है? मंगोलिया है। कौन सा है? मंगोलिया जो है सबसे कम घनत्व वाला देश है, जहां पे जो है 1.9, जो है तो 1.9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। तो कौन सा स्थान जो है आपको रह चुका था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाल किला, जहां तो लाल किला जो है वो 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। अगर बात किया जाए लाल किला, तो लाल किला का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने जो है लाल किला का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां जो है
1638 में, क्या 1600 किसमें 1638 में जो है उसमें आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर शाहजहांबाद की नींव डाली थी। कब शाहजहांबाद की नींव डाली थी। अगर बात की जाए लाल किला की, तो लाल किला जो है वो आपको लाल पत्थरों से बनाया गया है। कब बना किससे बनाया गया है? लाल पत्थरों से बनाया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जनता के द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसके अनुपात को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा जमा अनुपात के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? मुद्रा जमा अनुपात के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा की बात की जाए तो इजराइल की मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। जी हाँ, तो न्यू शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। जी हाँ, तो अगर इजराइल के संसद का नाम कहा जाए तो नेसेट है। क्या है? नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। और अगर बात किया जाए, बेथलेहम इजराइल का नगर है जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जी हाँ, तो बेथलेहम यानी कि ईसा मसीह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? आपको इजराइल में हुआ, जहां का शहर का नाम है बेथलेहम। क्या है? बेथलेहम है। अगर बात की जाए इसके आपको गुप्त संस्था की, तो मोसाद। क्या नाम है? मोसाद जो है यहाँ की गुप्तचर संस्था है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, तो सही नहीं है। तो इसके अनुसार जो है आपको भारत में छोटे रेशे वाली कपास अधिक उत्पादित होती है, ये आपका गलत है। जी हाँ, तो ये आपका गलत है। इसके आगे जो है भारत में गुजरात राज्य प्रमुख उत्पादक है कपास का। उसके बाद जो है कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होती है और इसके पैदावार उष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होती है। यानी कि ये तीनों कथन आपका सही है, लेकिन एक कथन सही नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, जी हाँ, तो मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1851 में हुई थी। कब हुई थी? 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यानी कि महाराष्ट्र का ये आपका क्या है? लोक नृत्य है। इसके अलावा गणगौर, घूमर, कालबेलिया, ये सारे के सारे जो हैं राजस्थान से संबंधित है। जी हाँ, तो ये सारे के सारे कहाँ से हैं? राजस्थान से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो कोलकाता हमने कर लिया है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो आपका कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन, तो दर्शन की शाक्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो शाक्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय जो है आपको किन्हें दिया जाता है? तो कपिल मुनि को। किन्हें दिया जाता है? कपिल मुनि को जो है वो दिया जाता है। अगर बात करें कि शाक्य दर्शन जो है दो भाग में था। कितने भाग में था? दो भाग में। पहला था शाक्य और दूसरा था सम्यक। जी हाँ दोस्तों, शाक्य और सम्यक था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपके? तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी जो थे वो क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि दूसरे अध्यक्ष की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई, ये तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो कौन थे? आपके दूसरे अध्यक्ष थे। यहाँ तो दूसरे अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए कि गांधी जी, तो गांधी जी जो है मात्र एक बार, कब? मात्र एक बार बेलगांव अधिवेशन, जी तो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं जो कि 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो सिद्धांत शिरोमणि, जी हाँ, तो सिद्धांत शिरोमणि के लेखक जो हैं वो कौन है? तो इसके लेखक जो है भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य जो है सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं। बढ़ेंगे अगले पुस्तक की ओर, सॉरी, बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की ओर। तो अगला ऑप्शन जो है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की जो है, आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में इन्होंने सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, इसका इन्होंने वर्णन किया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि पंजाब हिमालय, जी हाँ, तो पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब हिमालय की बात की जाए तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज, जी हाँ, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय स्थित है। जी हाँ, तो पंजाब हिमालय स्थित है। पंजाब हिमालय की बात की जाए तो पंजाब हिमालय जो है वो कितनी लंबी है? तो 500, जी हाँ, तो 560 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, तो 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि क्षेत्र विस्तार है। जी हाँ, तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि 19वें, जी हाँ, तो 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और किसको हरा कर जीता है? तो इन्होंने श्रीलंका, किसको? श्रीलंका को हरा करके जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगर कुल की बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 स्वर्ण, जी हाँ, तो स्वर्ण की बात की जाए तो 3 स्वर्ण जीता। और रजत की बात की जाए तो रजत जो है 4 जीता और कांस्य 7 जीता। जी हाँ, तो कांस्य पदक 7 जीते। और आंकड़ों के हिसाब से जो है अगर बात की जाए तो ये 5वें स्थान पे थे, यानी कि कुल 14 पदक जीता और भारत 5वें स्थान पर था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बिहार में सोन नदी का प्रवेश जिला कौन सा है? यानी कि सोन नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो है वो आपको रोहतास जिला से प्रवेश करती है। कहाँ? रोहतास जिला से प्रवेश करती है। सोन नदी के उद्गम की बात की जाए तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की जो है ये सहायक नदी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में जो हमारा कहा जा रहा है बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में कुल रामसर साइट जो है वो अभी वर्तमान में 1 है। कितने हैं वर्तमान में? 1 है, जो कि कौन सा है? कांवर झील है। कौन सा है? कांवर झील जो है वो रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर रामसर साइट की भारत में कुल संख्या बात की जाए तो 75, भारत में कुल जो है 75 है। अगर कांवर झील की बात की जाए तो कांवर झील जो है 2020 में शामिल किया गया था। जी हाँ, तो 2020 में शामिल किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। जी हाँ, तो अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य का राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। और कब बनाया गया था? तो कब किया गया था? तो 1500, जी हाँ, तो 1571 में जो है ये किया गया था। अगर बात किया जाए बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा जो है इसको भी अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और किसको? तो आपको फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य का कुल कितना प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर जो है 15% यहाँ पे हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसके सिकंदर के सेनापति का जो नाम था वो सेलुकस निकेटर था। कौन था? सेलुकस निकेटर था, जिसको जो है सिकंदर के द्वारा, जी हाँ, तो सिकंदर के द्वारा जो है वो पराजित
कर दिया गया था। अगर बात किया जाए सिकंदर, तो सिकंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, जी हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 15वां भाग, जी हाँ, तो 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर भाग 15 की बात की जाए तो भाग 15 जो है वो आपके निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। इसके इस भाग में जो है 324 से, जी हाँ, तो इस भाग में जो है 324 से लेकर 329 अनुच्छेद वर्णित है। जी हाँ, तो 329 अनुच्छेद वर्णित है। अगर बात किया जाए निर्वाचन की, तो निर्वाचन जो है वो भाग 15 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो किस दिशा में अवस्थित है? तो भारत के दक्षिण में जो है कोरोमंडल का मैदान स्थित है। और अगर बात किया जाए तो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु के पूर्व भाग में, कहाँ? तमिलनाडु के पूर्व भाग में। कौन से भाग में? पूर्व भाग में ये स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? क्या है? दुमहल एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है वो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ये दुमहल लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अगर जम्मू कश्मीर के और नृत्य की बात की जाए तो हिकात, कौन सा? हिकात। और कौन सा हो जाता है? तो हो जाता है आपका मजदस, जो तो मज जस जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो इसको जो है तीसरी, जी हाँ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसे प्रतिरक्षा कर दिया गया। अगला प्रश्न है नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है 33% महिलाओं का आरक्षण प्रावधान किया गया है। तो 33% प्रावधान किया गया है। और ये जो है 128वें, जी हाँ, तो 128वें संविधान संशोधन के जरिए जो है किया गया। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत, जी हाँ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित की बात की जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो उद्योग मंत्री, जी हाँ, तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री हैं। जी हाँ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में जाने जाते थे। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद की, किसकी? राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपका यहाँ पे गलत है। क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि मंत्री। क्या हो जाएगा? खाद्य एवं आपको कृषि मंत्री हो जाएगा। अगर बात किया जाए राजकुमारी अमृता कौर, तो राजकुमारी अमृता कौर जो थी, जी हाँ, तो राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो कोई भी मंत्री नहीं थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जी हाँ, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जो बात की जाए तो ये भी कोई भी मंत्री नहीं थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल मामला है? तो 7वीं अनुसूची में जो है आपके बाजार और मेले, जी हाँ, तो बाजार और मेले को जो है 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में, जी हाँ, तो राज्य सूची में जो है आपके पहले, जी हाँ, तो राज्य सूची में पहले 66, जी हाँ, तो 66 विषय थे, जी हाँ, तो 66 विषय थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है भारत ने जीता है। जी हाँ, तो भारत ने जीता है। इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को, किसको? दक्षिण अफ्रीका को जो है हरा करके, जी हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके इसे जीता। हराने का जो पॉइंट था 2-1 था, जी हाँ, तो 2-1 से जो है उसे हराया गया। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है हमारा कि क्या कहा जा रहा है? जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, जी हाँ, तो गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को, जी हाँ, तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जी हाँ, तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा LM, या तो LV-M3-M4। जी हाँ, तो LV-M3-M4 के जरिए जो है इसे लॉन्च किया गया। तो कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई। जी हाँ, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। जी हाँ, तो और ये कहां से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा। जी हाँ, तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? जी हाँ, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। जी हाँ, तो यूनाइटेड बाय इमोशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 19 नवंबर को, कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो 140 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन एक सही कथन, यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसके अनुसार जो है वो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये, यानी कि अधातुएं धन आयन बनाती है, ये आपका गलत है। बल्कि अधातुएं ऋण आयन बनाती है। क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये आपका, ये तीनों कथन सही है, लेकिन कथन ए जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? एक्टिनाइड। जी हाँ, तो एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्व है, इनमें में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इस श्रेणी का सदस्य नहीं की बात की जाए तो यहाँ पे जो है टीएम। जी हाँ, तो टीएम ये जो है लुथियम है। क्या है? लुथियम। ये जो है इसका सदस्य एक्टिनाइड का सदस्य नहीं है, बाकी के सारे आपके सदस्य है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसके अनुसार जो है देख लेते हैं, ठोस। जी हाँ, तो ठोस CO2 सूखी बर्फ के रूप में जानी जाती है, सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, तो तरल रूप में ये नहीं बदलता है। ठोस CO2 सीधे तौर पे गैस रूप में बदलती है, तो ये सही है। तो इसके अनुसार राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, तो 1 और 3 सही है और 2 गलत है। इसके अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होने की आशा करेंगे? तो किस गुणधर्म के परिवर्तन नहीं होने की आशा करेंगे? तो ये जो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ, तो अपवर्तनांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ताप बढ़ाने पर, या तो ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा किस संघ का सदस्य है? तो ये जो है इसकी बात की जाए तो ये जो है आपको लाइकोप्सिडा, जी हाँ, तो लाइकोप्सिडा संघ का क्या है? सदस्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, दमा। जी हाँ, तो दमा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? दमा की बात की जाए तो दमा जो है, जी हाँ, तो दमा जो है वो श्वसन तंत्र का, किसका? श्वसन तंत्र का विकार है। जी हाँ, तो दमा श्वसन तंत्र का विकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला को संगठित नहीं होता है? तो कौन सा जो है संगठित नहीं होता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 जो है संगठित नहीं होता है। 2 और 4 जो है वो संगठित नहीं होता, बल्कि 1 और 3 संगठित होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जो है यहाँ पे सी कथन सही नहीं है, यानी कि एंटीबायोटिक्स दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया में शामिल होते हैं, हो सकता है, ये आपका गलत है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, एंटीबायोटिक्स जुखाम और फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं, और एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों को विरुद्ध प्रभावी होते हैं। ये आपका सही है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है,
यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा में कुछ नर संततियों स्थानांतरित होते हैं तो रोग है, तो वो कौन सा रोग हो जाएगा? तो वो रोग जो है वो आपको लिंग सहगलन अप्रभावी, जी हाँ, तो अप्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं की बात की जाए तो यहाँ पे जो है बी सही कथन नहीं, यानी कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये आपका गलत है। बल्कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल उत्पादक होते हैं, तो लगभग सही है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक के तौर पर करते हैं, सही है। पौधे और ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न जो है जो कि सबसे लास्ट प्रश्न कहा जा रहा है HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, तो HIV का इलाज नहीं होने पर जो है एड्स रोग हो सकता है, जी हाँ, तो एड्स रोग हो सकता है। अगर बात की जाए एड्स की, तो एड्स के परीक्षण के लिए, जी हाँ, तो एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट, कौन सा? एलिसा टेस्ट किया जाता है, जी हाँ, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज का इतना ही क्वेश्चन था, जो कि 75 क्वेश्चन जीके, जी हाँ, तो जीके और जीएस का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इसका सेट नंबर 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे, जी हाँ, तो जल्द ही लेकर आएंगे, यानी कि अगले वीडियो में सेट नंबर 2 हम लोग करने वाले। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे साथ जुड़े रहिए।